ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट है। मीडिया शायद इसे सिर्फ एक आम तनाज़े का नाम दे रहा हो, लेकिन in the corridors of power it is a countdown to a nuclear attack. ये जंग 2025 में शुरू नहीं हुई, ना ही इसकी शुरुआत 1948 में, बल्कि इसकी शुरुआत आयो में हुई। This is a regional conflict between Iran and Israel, the war of shadow. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान शकील और आप देख रहे हैं द रैशनलिस्ट। दोस्तों, इस जंग में एक तरफ ईरान जो कि अपने आप को मशरिक वस्ता के तमाम मुसलमानों का मुहाफ़िज़ क्लेम करता है, और एक तरफ इसराइल जो ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। वो ये समझता है कि उसका सर्वाइवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये जंग ना सिर्फ मिसाइलों और एयरफोर्स से लड़ी जा रही है, बल्कि इसका ताल्लुक तारीख के चंद तल्ख हकीकतों से है। वो ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे साला साल की तारीख है। कभी साइबर अटैक, कभी प्रॉक्सी वॉर इन लेबनान, सीरिया, गजा, और कभी कॉवर्ट ऑपरेशन। वो काबिल अजमेरी कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इसराइल ने दोस्तों 13 जून की रात को एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया द राइजिंग लाइन। इसमें इसने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री अपरेटस की साइट्स को नुकसान पहुंचाया, जिनमें नुमाया न्यूक्लियर साइट, फिर 2 का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस्फहान की न्यूक्लियर कैपेसिटी, तब्रेज़ का मिसाइल कॉम्प्लेक्स और नतान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। दोस्तों, इसकी रिटेलिएशन में ईरान ने उसी दिन तकरीबन 20 घंटे के वक्फे के बाद जब वो अपने इन तमाम नुकसान से रिकवर करता है, ईरान की क्योंकि टॉप मिलिट्री कमांड तकरीबन तमाम ही एलिमिनेट कर दी जाती है। इसके अलावा ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हैक होता है। इन तमाम अटैक्स के बाद जब ईरान ने रिकवर किया तो 15-20 घंटे के बाद एक रिटेलिएशन की गई, जिस ऑपरेशन का नाम द ट्रू प्रॉमिस 3 रखा गया। इस द ट्रू प्रॉमिस 3 में इसराइल की मिलिट्री कमांड, मिलिट्री साइट को अटैक करने की कोशिश की गई वाया ईरान बाय यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड द ड्रोन, जिसमें सबसे नोटेबल अटैक मोसाद की 8200 यूनिट हेडक्वार्टर इन टेल अवीव था। आज की इस वीडियो में हम ईरान और इसराइल के इस तनाज़े को समझेंगे, इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसका अंजाम क्या हो सकता है, एंड व्हाई वी ऑल शुड बी वरीड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस तनाज़े की रूट्स को, कि इसराइल और ईरान के इस रीजनल कन्फ्लिक्ट की रूट्स कहाँ हैं। 1979 से पहले शाह ईरान और इसराइल के दरमियान इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात थे। ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ताना ताल्लुकात एक अटल दुश्मनी में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, इस पूरे तनाज़े का टर्निंग पॉइंट था 1979, द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के नतीजे में ईरान में एक प्रो शियट गवर्नमेंट लॉन्च होती है, और इसके नतीजे में ईरान ने इसराइल को एक इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ इम्पीरियलिज्म करार दे दिया गया, जिसके बाद ईरान और इसराइल के ताल्लुकात एक डाउनवर्ड स्लोप की तरह मूव होते 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 चले गए। इन दोनों मुल्कों के दरमियान ना सिर्फ कुछ तारीखी इख्तलाफात, इन दोनों दुश्मनों के दरमियान एक रीजनल हेजिमनी की क्रेज भी पाया जाता है। ईरान अपने आप को मशरिक वस्ता का ऑक्टोपस करार देना चाहता है, जबकि इसराइल इज द सोल सिक्योरिटी गारंटर ऑफ द मिडल ईस्ट अवॉर्डेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन दोनों के दरमियान एक नेचुरल कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है। इस नेचुरल कन्फ्लिक्ट की एक जो सिंपल सी वजह है, वो वजह ये है कि अमेरिका इस बात को चाहता है कि मिडल ईस्ट में इसराइल शुड बी देयर सिक्योरिटी गारंटर। ऑन द अदर हैंड, ईरान कैन नॉट अफोर्ड दैट। ईरान वांट इट्स ओन हेजिमनी इन द मिडल ईस्ट। वो अपने आप को मुसल्लत करना चाहता है मिडल ईस्ट के ऊपर। तो कन्फ्लिक्ट एक नेचुरल है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर सी बात है वजूहात होंगी, और इन वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट द न्यूक्लियर डी कोलैप्स बाय ईरान इन 2018।
2018 में अंडर द सेम प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान अपने न्यूक्लियर डील से बर्खास्त हो जाता है और एट द सेम टाइम वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा देता है। इस यूरेनियम एनरिचमेंट के बढ़ाने से इजराइल को दोबारा से वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस होने लगता है, जिसका उसने बारहा ऐलान किया। इजराइल फ्रॉम द वेरी अर्ली इन 2018 was planning to strike Iran nuclear capacity because Israel cannot afford that. इसराइल इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो और उसकी वजह से पूरे का पूरा मिडल ईस्ट एक वेपन्स की प्रोलिफरेशन के ऊपर लग जाए। तो दोस्तों, इस सारे कन्फ्लिक्ट को शुरू करने के लिए इसराइल के मिशंस क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो अपने इन तमाम मकासद में कामयाब हुआ? क्या उसने वो तमाम गेन्स हासिल कर ली जो ईरान को अटैक करने के बाद इसराइल अपने आप को क्लेम कर पा रहा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल क्लेम करता है कि उसकी ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान, इसकी बुनियाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। तो क्या दोस्तों वाकई वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर पाया? तो इसका जवाब है ना। इसराइल ने ईरान की चंद इम्पॉर्टेंट नोटेबल न्यूक्लियर साइट्स को हिट करता है, जिनमें फोर्दो की न्यूक्लियर कैपेसिटी, जिनमें नतान्स की न्यूक्लियर कैपेसिटी, जिनमें इस्फहान की न्यूक्लियर कैपेसिटी। क्या वो इन तीनों को तबाह बर्बाद कर पाया? उसका जवाब है ना। नतान्स की न्यूक्लियर कैपेसिटी क्लेम किया जाता है नोटेबल अखबारात की तरफ से कि वो तकरीबन 500 टू 800 मीटर्स डाउन द ग्राउंड थी। इसराइल ने अटैक किया सिर्फ ओवरहेड कैपेसिटी को, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट या यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेम वेंट विद नतान्स एंड सेम वेंट विद इस्फहान। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटीज हिट नहीं हुई, राइट। इसराइल को जो कामयाबियां ऑपरेशन बेबी लियोन और इसका ऑपरेशन इन 2004 में हुई थी, वो ईरान में बिल्कुल नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, अब दूसरा मकसद क्या हो सकता है? दूसरा मकसद जिसको इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स और उसके तमाम वेस्टर्न अलाइज क्लेम कर रहे हैं कि क्या वो ईरान में एक रजीम चेंज ले आएंगे? क्या ईरान दोबारा से पहलवीज फैमिलीज के अंडर चल सकता है? उसका जवाब भी सीधा सा ना। और दोस्तों, इसी तरीके से इसराइल का जो दूसरा मिशन हो सकता था, दैट वाज द regime चेंज इन ईरान। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ आपको इस तरीके से दूंगा कि इसराइल अगर गजा पर बॉम्बिंग करता है और काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं और काफ़ी सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है, तो क्या वो सिविलियन से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गजा में हमास के इन्फ्लुएंस को तोड़ने के लिए बात करें? दैट इज़ इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है। क्या आप पहले ईरान के सिविलियंस ऑलमोस्ट इस पूरे कन्फ्लिक्ट में अब तक की नॉलेज के मुताबिक 90 कैजुअलिटीज ऑन द ईरानियन साइड हो चुकी। तो क्या आप ईरानी, चाहे वो जितना भी मर्जी लिबरल हो, क्या वो इस वक्त की रजीम के खिलाफ उठ खड़े होंगे? दैट इज समहाउ इम्पॉसिबल। तो ये इसराइल की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जरूर हो सकता है, लेकिन ये कुछ एक प्रोबेबल मिशन के तौर पे हम इसे नहीं ले सकते। और दोस्तों, तीसरा जो मिशन इसराइल का ईरान के खिलाफ हो सकता है कि वो दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स को मिडिल ईस्ट के इस वॉर पैगमायर में लाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गिवन द नेचर ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और जितना उनकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज हैं, दे आर जस्ट अगेंस्ट द इंटरवेंशनिज्म। ट्रम्प का बेसिकली स्लोगन ये है, दैट इज द अमेरिका फर्स्ट। अब अगर अमेरिका फर्स्ट है और वो अपनी तमाम अफवाज को, तमाम कॉन्टिनेंट से जितनी भी उनकी वॉर्स जैसे अफगानिस्तान था, इराक था, वो इनके बड़े खिलाफ हैं। तो इसराइल ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि यूनाइटेड स्टेट एक नई वॉर में उनके लिए दोबारा शमूलियत अख्तियार करेगा? सो दैट इज समहाउ दे नीड टू थिंक अबाउट। लेकिन इसमें एक तीसरी बात ये भी हो सकती है कि गिवन द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ ट्रम्प, वी नेवर नो कि व्हेन द यूनाइटेड स्टेट स्टार्ट्स डाइविंग इन दिस क्वैगमायर, कि कब वो दोबारा मिडिल ईस्ट में आए और दोबारा से अपने लिए एक नया जंगी जुनून बर्पा कर ले। चौथा और मोस्ट लॉजिकल मिशन इसराइल का जो हो सकता है, दैट वाज टू रीबिल्ड द स्टेटस को इन द मिडिल ईस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गजा की लीथल बॉम्बिंग और इंतहाई ऑलमोस्ट 60,000 प्लस कैजुअलिटीज जब गजा में आपने सिविलियंस की,
تو اسرائیل کے خلاف اس کے لانگ ٹرم الائز جو کہ ویسٹ میں پائے جاتے ہیں، جن میں انگلینڈ، جن میں اسپین، جن میں فن لینڈ، جن میں فرانس، جن میں اسپین، بہت بڑے کرٹیک بن چکے تھے اسرائیل کے. فار ایگزامپل اگر ہم اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو پرائم منسٹر کائمر اسٹارمر آف دا یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے اسرائیل کے غزہ کے خلاف اس تمام آپریشن کو بڑا ایبورنٹ، بڑا ارریگولر قرار دیا. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ میکرون آف دا فرانس، انہوں نے سیز فائر کا مطالبہ کیا، اور جب اسرائیل نے ایڈ فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو فرانس ٹوٹلی کنڈیم دیٹ. سیم از دا کیس میں اسپین. تو اسرائیل کی جو سافٹ پاور پروجیکشن ان دا ویسٹ تھی وہ کافی ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی. اور ہمارے اوپینین کے مطابق اسرائیل کا سول پرپس ٹو ری بلڈ دیٹ پاور تھا، کیونکہ ویسٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹ ایران کو ایک انتہائی خطرناک مسلم پاور ڈکلیئر کرتے ہیں. مگر اب ایران بھی انتہائی خطرناک مسلم پاور ڈکلیئر کر رہے ہیں جن کا نیوکلیر پروگرام حامی ہے. تو وائی ناٹ جسٹ یو جسٹ کین اٹیک. میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ دوبارہ سے وہ پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے شاید ویسٹ میں اس پہ پریز کیا جائے اور ایک اٹیک آن ایران. چوتھا مشن یہ ہو سکتا ہے. Now, last part of this video, the consequences of this war. دیکھیں یہ بات تو this is just an open book کہ Israel would always side with the United States. United States would always put weight on the side of Israel. Very good with the United States. At the same time, جب United States کی کچھ خبریں آنا شروع ہوئی کہ وہ اس وار میں دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چائنا اور رشیا سے اس کی کنڈیمنگ اسٹیٹمنٹ آتی ہیں. جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس بات کو نوٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از جسٹ ڈائیونگ انٹو این اننیسیسری وار. وہ صرف ایک مڈل ایسٹ کا سیکورٹی گارنٹر بننا چاہتا ہے، وہ دوبارہ سے ایک وار میں آنا چاہتا ہے. تو کیونکہ چائنا اینڈ رشیا انگیجز ود ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ انگیجز ود اسرائیل، تو یہ ایک کنفلکٹ جو کہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگا سکتا ہے. That is why we all should be very worried. Thank you very much.